नमस्कार मित्रों। आज मैं बहुत दिनों बाद संस्कृति वार्ता के अंतिम एपिसोड में उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं संस्कृति वार्ता को जिन लोगों ने पसंद किया है और अपनी लाइक और सब्सक्रिप्शन मुझे दिया है, मैं उन सब के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके लिए मैं अपने पोते रुद्राक्ष निर्गुणे को भी बधाई देता हूँ कि जिसने मेरे इन सब रिकॉर्डिंग में और बहुत मदद की। उनके मोबाइल ज्ञान को मैं नमस्कार करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। संस्कृति वार्ता में जनजाति संस्कृति को मैंने मुख्य केंद्र बनाया था। पिछले 9 एपिसोड में जनजाति संस्कृति की कुछ बातें मैंने संक्षेप में ही बताई हैं और उसे बहुत लोगों ने पसंद किया है। इससे मेरा उत्साह दुगना हुआ है और मैं इस काम में और अधिक मनोयोग से प्रवृत्त हुआ हूँ। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जनजातियों के बारे में घर बैठ कर के आप कोई धारणाएं या उनके बारे में कुछ मूल बातें नहीं जान सकते। मेरा अनुभव 30-35 वर्षों का ये रहा है कि जब तक हम उनके बहुत नज़दीक नहीं जाते हैं तब तक उनकी संस्कृति को समझना या किताबों को पढ़ करके समझना, कुछ गुत्थियाँ तो किताबें सुलझा देती हैं, वहाँ तक जाने का रास्ता बना सकती हैं, लेकिन उनके जो आंतरिक भाव है, उनके आंतरिक संस्कृति है या उनके भीतर की जो प्रकृति है, उससे साक्षात्कार करना और उससे तादात्म्य बनाना, ये जब एक अध्येता जब पहुंचता है उनके पास, तो ये 2 कड़ियाँ ऐसी है कि जो उनके अंतश्चेतना तक जाती है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक अध्येता को बहुत धैर्य रखना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सब वहाँ पर तैयार चीज़ें मिल जाती हों, हमें उनके साथ बहुत तादात्म्य स्थापित करने की ज़रूरत है। पिछले अध्यायों में मैंने ये महसूस किया कि एक अध्येता को मुख्य रूप से जो अध्येता हैं, शोध कार्य कर रहे हैं और जिनको उनके बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा है, तो उनके कौन सी चीज़ों को हमें सबसे अधिक देखना चाहिए, ये मेरे मस्तिष्क में एक अंतिम कड़ी के रूप में बताने की योजना है। और मेरे मन में ये विचार आया कि मैं उन अध्येताओं के लिए जो आ रहे हैं, जो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जनजातियों के बीच में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनके बारे में हम क्या जानना चाहें, कितना जानना चाहें और वो किन चीज़ों में रुचिकर होगा और उनको बताने में भी बहुत अच्छा लगेगा, वो चीज़ें मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये अध्येताओं को ध्यान में रख कर के जाना चाहिए। कुछ बातें हैं मैं बताना चाहूँगा। भूमि, भाषा, भूषा, भूषण, भोजन, प्रकृति, परिवेश, पर्यावरण, पर्यावास, परिवर्तन, परिगमन, प्रकाश और उनकी प्रार्थना, ये 7 प जो हैं और 5 भ है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। भूमि, सबसे पहले भूमि, किस भूमि पर वो रहते हैं उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। और भाषा उनकी दूसरी सबसे बड़ी कड़ी है। उनकी भाषा कौन सी है, वो कैसी भाषा बोलते हैं और उस भाषा
को जानने की ज़रूरत है। भाषा के बिना आप उनकी किसी भी विचार को, अवधारणा को जान नहीं पाएंगे। हाँ, आँखों की भाषा कुछ अलग होती है और वो हमें दिखाई देती है कि आँखें सबसे पहले अपनी भाषा में बात करती है। हम पहुँचते ही ये देखते हैं कि वहाँ का जो उनकी भूमि है वो कैसी है, वो लोग कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, खेत कैसे हैं, उनके घर कैसे हैं, उनके मार्ग कैसे हैं। इन सब चीज़ों को आँखें सबसे पहले पढ़ती है। आँखों की भाषा सबसे पहले पहुँचती है। दूसरी भाषा होती है शब्द और व्यंजना की। इस भाषा को समझने के लिए हमें उसके नज़दीक जाना पड़ता है। जब तक उनकी भाषा को, फिर दूसरी भूषा जो है उनकी वेशभूषा देख करके हम पहचान लेते हैं कि ये अमुक जनजाति का व्यक्ति है या अमुक जनजाति से ये आता है, उसकी वेशभूषा देख करके। दूसरा उनका भूषण है, उनके जो आभूषण पहने जाते हैं, उनके सिर से लगा के पैर तक जो आभूषण पहने जाते हैं, सिर में, कान में, गले में, नाक में और फिर कटी में, उसके पश्चात हाथों में जो पहना जाता है और पैरों में, उनसे हमें पता लगता है कि उनकी जाति पहचान हमको पता लग जाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है भोजन, क्योंकि ये भोजन हमारा जो है वो भूगोल पर निर्भर करता है। जिस तरह का भूगोल होगा, जहाँ अन्न जो पैदा होता होगा, वही भोजन वहाँ स्थानीय जनजाति लोग करते होंगे और उनके लिए वो जो अन्न है कितना उपयोगी है और कितना स्वास्थ्यवर्धक है। इन सब चीज़ों को, ये 5 चीज़ें जो है, भूमि, सबसे पहले भूमि, भाषा, भूषा, भूषण और भोजन। भूषण में अलंकरण भी एक अलंकरण होता है, उनके शरीर पर गुदना। प्रत्येक जनजाति में कहीं ना कहीं गुदने की प्रथा हमको मालूम पड़ती है। उसको देख करके भी, क्योंकि प्रत्येक जनजाति के गुदना बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनके चिन्ह अलग अलग होते हैं और उनके जो स्थान होते हैं गुदना के, वो भी अलग अलग होते हैं शरीर में। कुछ लोग सिर पर नहीं गुदवाते, कुछ हाथों में ही गुदवाते हैं, कुछ पूरे शरीर पर गुदवाते हैं। जैसे बैगा जनजाति है, वो पूरे शरीर पर गुदने करवाती है। गोंड केवल कुछ खास जगहों पर ही काम गुदना करवाते हैं। ऐसे सभी जनजातियों के अंग भी निश्चित हैं और उनके अंक भी निश्चित है, यानी उनकी आकृतियाँ भी निश्चित है। वो उससे हम पहचान सकते हैं कि अमुक जाति का ये व्यक्ति है या स्त्री है, जिसको हम पहचान सकते हैं। जैसे बैगा लोगों में जो माथे पर होता है वो चूल्हा बनाया जाता है, तो वो उसको देख करके दूर से उस पूरे मस्तक पर बनाया जाता है। तो उसके माथे को देख करके किसी भी लड़की को देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये बैगा लड़की है। और बैगाओं में पुरुषों में गुदना नहीं होता है। इस तरह से फिर हम और किस चीज़ों को देखेंगे उसके पर। ये तो एक बहुत भौतिक चीज़ें हो गई ऊपर, लेकिन इसके भीतर की चीज़ें कौन सी हैं, जिसमें प्रकृति है, परिवेश है, उनका परिवेश कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है आसपास, उनका पर्यावरण कैसा है, उनका पर्यावास कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका परिवर्तन क्या है, कैसे वो सबसे अलग पहचाने जाते हैं, सब क्या परिवर्तन करते हैं वो, और उनका परिगमन कैसा है, आवागमन कैसा है, कैसे जाते हैं। बहुत सारे जनजाति समाज के लोग ऐसे पहाड़ों पर, ऐसे जंगलों में रहते हैं जहाँ पर आवागमन के कोई साधन नहीं होते हैं, तो वो पैदल ही चलते हैं, पैदल ही बोझा ढो करके बाज़ार तक जाते हैं और वहाँ तक वो अपना स्थानीय बाज़ारों में अपना अन्न बेच करके और कुछ और तेल है, नमक है, ये चीज़ें खरीद करके वो लाते हैं। तो ये परिगमन कैसा है उनका, क्या वहाँ कोई वाहन की सुविधाएं हैं, वाहन चलते हैं, या वाहन परंपरा में उनके वाहन कुछ है। मैंने अधिकांश जनजातियों में देखा कि वाहन वहाँ पर नहीं होता, उनकी कावड़ होती है जिसमें वो सामान ढोते हैं। बाज़ार से सामान ले जा रहे हैं तो कावड़ कंधे पर ले के जाते हैं और वो से आवागमन या परिगमन करते हैं। फिर वहाँ का प्रकाश कैसा है,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश, कभी कभी ऐसे घने जंगल होते हैं या पाताल कोट जैसी ऐसी ज़मीन के भीतर जो 3,000 फीट नीचे है, वहाँ रहते हैं आदिवासी, है ना, भारिया आदिवासी रहते हैं। वहाँ का प्रकाश कैसा है कि वहाँ 10 बजे तक तो प्रकाश आता है और 4 बजे तक प्रकाश वहाँ समाप्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। उनके लिए 10 बजे सूर्य उगता है और 4 बजे डूब जाता है। तो ये इस पर ये जो प्रकाश जो है ना, संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है, उनकी कृषि को प्रभावित करता है और उनके दैनंदिन जीवन को बहुत प्रभावित करता है। इससे उनकी आदतें बनती, उनकी प्रकृति बनती है। तो इस तरह से हमें प्रकाश को भी देखना चाहिए। फिर दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ है उनकी प्रार्थनाएं क्या है, देवी देवताएं क्या है, वो किस देवता की पूजा करते हैं, किस देवता को मानते हैं और किस देवता के बहुत नज़दीक होते हैं। ये भी देखना है। ये प्रार्थना, उनकी प्रार्थनाओं में, उनकी पूजा में, उनके अनुष्ठानों में ये चीज़ें हमको साफ रूप से दिखाई देती हैं। फिर हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जाते हैं जिसको कहते हैं विचार, अवधारणा, अनुभव, अनुष्ठान, जनजातीय लोक परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार, व्यवहार। ये जो इनमें जो कुछ भी व्यक्त होता है उनके जीवन में, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके और गहरे विचारों में जाने के लिए हमको उनके आख्यानों को देखना पड़ेगा। उनकी मूल अवधारणाएं जो है या तो उनके आख्यानों में छिपी होती है, और अधिक मूल विचारों में जानने के लिए या जनजाति की मूलाधारों को देखने के लिए, समझने के लिए हमको उनके मिथकों को देखना पड़ेगा। यह मिथक बहुत महत्वपूर्ण, मिथक एक तरह की भाषा ही है, चाहे जनजातियों में हो चाहे लोक संस्कृति के मिथक हों, वो एक तरह की भाषा का काम करते हैं। मतलब मैं ये तो कहता हूँ कि वो भाषा से आगे की वस्तु है जो हमको बहुत दूर तक, मूल आधारों तक ले जाती है, मूल विचारों तक ले जाती है और मूल अवधारणाओं तक ले जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मिथकों को कैसे देखेंगे? मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमको उन जनजातियों की जीवन दृष्टि को देखना पड़ेगा कि उनके जीवन की दृष्टि क्या है, वे किस तरह से जीते हैं, क्या उनके पास उसके कुछ आधार हैं, कुछ परंपरागत विचार हैं या परंपरागत कुछ उनके पास जो अवधारणा है उनके स्मृति में वो कौन कौन सी हैं जिससे वो अपने जीवन को जीते हैं। तो वो उसको हम जीवन दृष्टि कहते हैं। एक बात स्पष्ट रूप से यहाँ समझना हम लोगों को लिए ज़रूरी है कि जनजातियों में दर्शन नाम की चीज़ कोई नहीं होती है। उन्होंने दर्शन नहीं गढ़ा, उनका जीवन ही एक पूरा जीवन दृष्टि है। उनका जीवन ही दृष्टिपूर्ण है, संपूर्ण जीवन दृष्टिपूर्ण है। उसको हमें एक समग्र रूप से देखना पड़ेगा, क्योंकि जनजातियों का जीवन जो है एक संपूर्ण इकाई की तरह होता है। इतने हजारों वर्षों में उन्होंने एक इकाई की तरह उसको विकसित किया है और इसीलिए पूरा जीवन ही उनका एक दृष्टि बन जाता है। उनमें दर्शन नहीं है। दर्शन तो बहुत बात हमने गढ़े, हमारे लोक समाजों ने गढ़े, हमारे ऋषि और दृष्टाओं ने दर्शन स्थापित किया है, दर्शन उन्होंने किया, दर्शन बनाया है उन्होंने कि जीवन का दर्शन क्या है, एक सार निकाला है जो जनजातियों में किसी तरह का सार नहीं है। वहाँ जो कुछ बातें हैं वो सब मौखिक हैं, वाचिक हैं, स्मृतियों में है। वो जो परंपरा में पूर्वजों ने जो उन्हें बताया है वो उनकी स्मृतियों में उसके सहारे जीते हैं, इसलिए वो जीवन दृष्टि कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी जनजाति है और उनका बहुत पुरानी जनजाति है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जो सबसे पहले 2 पुरुष पैदा जो हुए तुम्बे से, उसमें सबसे पहला गोंड था और दूसरा बैगा था। ये कथाओं में आता है। और उस पहले आदमी को भगवान ने हल दिया जिससे वो कृषि करने लगा। दूसरे आदमी को टंगिया दिया
तो वो जंगल में जा कर के रहने लगा और दहिया खेती करने लगा। तो ये पहला आदमी माना जाता है गोंड मिथकों में। और मिथक में दूसरे जनजातियों में पहला जनजाति की कथा अलग हो सकती है, लेकिन गोंड जनजाति में वो अपने आप को पहला आदिवासी मानते हैं। और कुछ नर्मदा घाटी साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि जो मंडला के और नर्मदा के किनारे जो वन है, जंगल है, वनवासी लोग हैं, वो पृथ्वी के पहले वनवासी कहे गए हैं और नर्मदा के किनारे जीवन उनका व्यक्त हुआ है सबसे पहले। इसलिए वो गोंड, उसमें गोंड भी थे, बैगा भी थे, कोरकू भी थे, भील भी थे और कई जनजातियाँ थी जो आज भी नर्मदा के किनारे रहती हैं। और ऐसा कहते हैं कि नर्मदा विश्व की प्रथम नदी है जिसके किनारे मनुष्य संस्कृति का विकास हुआ। तो गोंड ये बताते हैं। अब ये चीज़ें हमें पुराण उनकी पूरा कथाओं में, गोंडों की पूरा कथाओं में ये बात हमको बहुत स्पष्ट रूप से पता लगती है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया मिथ का कि वो पहले आदमी थे जिनको हल दिया और उन्होंने कृषि करना शुरू किया। इसी तरह से उनकी जो कृषि कार्य करने की पद्धति है, उन पद्धतियों से भी हमको इस बात तक पहुंचा जा सकता है कि वो जनजाति आदिम है या नहीं है, और उनकी आदिमता की पहचान किन चीज़ों में हो सकती है। तो मिथक से बढ़कर और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उनके मिथकों का और उनके आशयों का, उनके अर्थ का हमें पता लगता हो। उसको गहराई से देखने के बाद ही उनके जीवन को पिछले आदिम समय तक या प्रागैतिहासिक समय तक हम देख सकते हैं उसके पीछे। तो वो केवल उनकी कथाओं से ही हमको मालूम पड़ता है और मिथ कथाओं से मालूम पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोरकू लोगों के बारे में मैं भील जनजाति के बारे में बात करूं या कोरकू जनजाति के बाद में करूं, तो उनके भीलों की पौराणिकता को देखना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि वो क्या हैं। जैसे भील कभी द्रविड़ियन हुआ करते थे, आज की स्थिति में वो आर्यन हो गए। उन्होंने द्रविड़ियन से आर्य संस्कृति में एक धीरे धीरे जो समय के साथ बदलाव उसमें आया, तो आज हम उनकी संस्कृति को द्रविड़ संस्कृति के किसी भी अंश के रूप में बहुत कम देख सकते हैं। उनकी मिथकों में कभी मिल सकता है, उनके गीतों में कुछ मिल सकता है और उनके जीवन पद्धति में कुछ द्रविडियन साक्ष्य मिल सकते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो एक तरह का आर्यन संस्कृति से ही प्रभावित होकर के पूरा जीवन जी रहे हैं। ये एक बदलाव होता है, हर संस्कृति में होता है, समय समय के अनुसार उस पर प्रभाव पड़ता है। संस्कृतियों का, विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है, कथाओं का प्रभाव पड़ता है, भूगोल का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है और वो बदलते जाते हैं। तो भीलों में एक तरह का जो ये बदलाव आया, परिवर्तन आया, एक टर्निंग पॉइंट आया, वो द्रविडियन से जैसे द्रविडियन कैसा है कि वो अपने देवताओं को घोड़े चढ़ाते हैं। भील कभी अश्व पूजक हुआ करते थे, पिथौरा में घोड़े बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पुरानी संस्कृति को हमको याद दिलाते हैं। तो इन चित्रों में, इन कथाओं में, इन भीलों की इन धारणाओं में हमको उसके द्रविड़ियन होने के कुछ प्रमाण मिल सकते हैं। बात के प्रमाण हमें आर्यन ही मिलते हैं, जिसमें उनके वो अपने आप को महादेव और पार्वती से उत्पत्ति मानते हैं भील लोग। इसी तरह से उनके जो शिल्प है गातला, उनका मृतक स्तंभ है, उसमें जो चिन्ह बनाते हैं वो बहुत प्रागैतिहासिक काल के जैसे हैं और बहुत पुराने हैं। उसमें नया भी जुड़ा हुआ है। उसमें जो पूरी एक आकृति बनाई जाती, सजीव आकृति जैसी बनाई है, जो व्यक्ति चला गया उसका मृतक स्तंभ बनाते हैं, उसमें उसकी यश गाथा
लिखते हैं तो उसमें कुछ चिन्ह ऐसे परंपरा से चले आ रहे हैं, उनको देखने पर पता लगता है कि ये कभी न कभी दक्षिण से आए होंगे और यहाँ उत्तर भारत में फैले और उन्होंने अपना एक रूप बदला और वो द्रविड़ियन से आर्यन संस्कृति में आए। इसी तरह से कोरकू भी हम देखते हैं। कोरकुओं में हमें सबसे पहले सादगी देखनी चाहिए। उनमें एक तरह का अद्भुत सी सादगी दिखाई देती है। पुरुष सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, स्त्रियां रंगीन कपड़ा पहनती, लेकिन वो उनकी वेशभूषा से पता लगता है कि वो बड़े सादगीपूर्ण व्यक्ति हैं। सफ़ेद कपड़ा। कोरकू का अर्थ होता है, कोर का मतलब होता है मनुष्य, और उसमें कु शब्द लगने से वो शब्द का अर्थ बन जाता है मनुष्यों की जमात, मनुष्यों का समूह। अब आप देखिए कि जो व्यक्ति अपनी जाति का नाम मनुष्य पर ही रखता हो, अपने आप को मनुष्य की ही जात मानता हो, तो इससे बड़ी सुचिता और क्या हो सकती है, इससे बड़ी सात्विकता और क्या हो सकती है, इससे बड़ा सोच और क्या हो सकता है। जो अपने आप को मनुष्य की जाति कहता है, मनुष्य का समूह कहता है, ये कोरकू। इसी तरह से इसमें आते हैं हो मुंडा संथाल। ये लोग भी आप देखते हैं ये कोलारियन, कोल भी आते हैं। कोल का मतलब भी मनुष्य होता है। कोल कोर, वो कोर ही है, ल हो गया, कोर है मनुष्य, कोल हो जाता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि हो का मतलब भी मनुष्य होता है। उन्होंने भी अपना नाम इसी तरह से रखा। होर का मतलब मनुष्य, और वो हो जनजाति अभी भी हमारे यहाँ सस्टेन करती है, अभी भी है, और उसकी पूरी संस्कृति है। तो ये जो मनुष्य के जाति पर या मनुष्य पर ही अपनी जाति का नाम रख देना, ये जनजातियों की पारदर्शिता कहना चाहिए इसको। कितनी बड़ी पारदर्शिता थी जाति में, उसमें किसी तरह का रंग नहीं घोला। उन्होंने कहा कि हम तो मनुष्य की जाति हैं। आज हम इस संसार में मनुष्यता के लिए ही तो तरस रहे हैं। तो ये आदिम मनुष्य को हमें इस तरह से देखना चाहिए। कोरकू लोग के जो देवता है वो मूला और मूलई हैं, जिसको शिव पार्वती भी कहते हैं, है ना। और कोरकू लोग अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं और मेघनाथ की पूजा करते हैं। ये एक ऐसी जनजाति है जिसमें कुत्ते की पूजा की जाती है। एक इसके लिए बड़ी सुंदर कथा है कि जब शिव महादेव ने 2 पुतले बनाए और उसको जो है वो पुतले बना के रखे, तो उसमें वो कुत्ते जो है वो उसको नष्ट कर देते। दूसरी बार उसने जब महादेव ने पुतले बनाए तो वो उसको सजीव कर देते हैं, तब कुत्ते नहीं आए। तो इसको वो कुत्ते की पूजा करते हैं। इस तरह से पुतलों अपने मनुष्य को बचाने के लिए, जीव डालने के बाद उसको बचाने के लिए उसकी रक्षा में वो तैनात हुए और उन्होंने उसकी रक्षा की। तब से जो है कोरकू लोग कुत्ते की पूजा करते हैं। एक मिथक है, शहरिया जनजाति जो है वो भीलों के सहोदर कहे जाते हैं, छोटे भाई कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ति शबरी से हुई है। शबरी के संतान मानते हैं वो अपने आप को, और उसके पूर्वज जो हैं वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि स्वयं भील थे ऐसा कहते हैं, जो और डाका डालते थे, और उन्होंने साधुओं पर भी डाका डाला, उनका सामान छीन लिया। तो साधुओं ने कहा कि भाई तुम ये बताओ कि जो तुम ये पाप कर्म करते हो, तो क्या ये तुम्हारे घर के लोग भी, तुम्हारे परिवार के लोग भी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे इसके भागीदार होंगे इस पाप के, कि तुमको हो क्या पता है, पूछ के आओ। वाल्मीकि पूछने जाते, उसको वालिया भील कहते। घर गया, उसने पत्नी से पूछा कि तुम भी बताओ कि जो मैं कमा के लाता हूँ चोर डाका डाल करके, वो जो मैं पाप कर्म करता हूँ उसमें तुम्हारा कितना हाथ है। बोले, घरवाली ने कहा कि हमारा उसमें क्या है, हम तो पाप नहीं कर रहे हैं, ये पाप तो आपका है, आपको इसका दोष लगेगा।
वाल्मीकि की आंखें बाल्या भील की आंखें खुल जाती है और वो वापस साधुओं के पास जाते हैं और साधुओं को वो जंगल में बांध करके जाते हैं ताकि भाग न जाए। बोले मैं पूछ के आता हूँ। तो वो जब आते हैं तब उनका मन बदल जाता है और वो कहते हैं कि मेरे घर वाले तो कह रहे, मेरे पिताजी भी कह रहे, मेरे माताजी कह रहे, मेरी पत्नी कह रही, बच्चे कह रहे हैं कि इस पाप में हम लोग कैसे भागीदार हो सकते हैं। तुम तो हमारा पेट भरते हो कैसा भी करके, वो ये पाप तो आपको भुगतना पड़ेगा। इससे वालिया भील का मन बदलता है और वो एक दिन त्रिकालदर्शी वाल्मीकि बन जाते हैं और उन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य लिखा। ये एक जनजातियों से आता है। कोल को मैं देखता हूँ तो जो कोलारियन समूह है इसमें पुराणों का उल्लेख है। कोल जनजाति की मृत कथाओं में अगर आप देखने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे पुराणों के अंश आ जाते हैं। अब ये क्योंकि कोल सबसे पुरानी, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कोल्हाटी वहाँ कहा गया है इसे, और वही कोल जो है आज भी कोल्हाटी एक जनजाति है महाराष्ट्र में, कोल्हाटी, और कोल मध्य प्रदेश में भी रहते हैं। और वो जो कोल्हाटी है या कोल हो गए हैं जो, वो बहुत पुरानी जाति, ऋग्वेद के समय की जनजाति है और वो अभी तक अपने जीवन अस्तित्व में है और अभी भी बघेलखंड में कोलों का सबसे अधिक जमावड़ा है और वहाँ ही वो निवास करते हैं। तो एक भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में जो अपने आप को पातालकोट में उसका वास है और छिंदवाड़ा के आसपास वो रहती है। और पातालकोट एक ऐसी जगह है जहाँ लगभग 3000 फीट के नीचे वहाँ पर वो अपना मकान और अपना गांव बसा करके रहते हैं। और वो बड़ी गहरी जगह है जहाँ पर एक राजा खो है, जहाँ पर कभी रघुजी पवार जो नागपुर के थे, वो अंग्रेज़ों से जब वहाँ से नागपुर से वो छिप करके युद्ध कर रहे थे तो वो वहीं छिपे थे और 6 महीने रहे थे वहाँ। उन्होंने एक सेना बनाई थी। तब से वो वहाँ पर एक ऐसी चट्टान है जिसमें हज़ारों लोग नीचे बैठ सकते हैं और वहाँ पर वो रघु राजा जो है छिपे थे और 6 महीने रह करके उन्होंने सेना को संगठित किया था, जिसमें भारिया लोगों ने भी उसमें अपनी योगदान दिया था स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये एक तब से वो राजा खो कहलाने लगी। वहाँ अभी भी लोग जाते हैं, देखते हैं, तो वो इतनी विशाल है कि वो चट्टान बहुत आगे तक आ गई है और उसके नीचे बड़ी खो है, उसमें कल सिर्फ हज़ारों आदमी बैठ सकते हैं और वहाँ निरंतर पानी टपकता रहता है। तो इस तरह से वो एक राजा खो पातालकोट में है। और ये पातालकोट बना कैसे, तो कहते भस्मासुर जब शिव के पीछे भाग रहे थे तो उसको भस्म करने के लिए, तो जहाँ जहाँ शिव छिपे वहाँ ये पातालकोट बना और वो उसमें कूद गए। एक ऐसी जगह आई पचमढ़ी के बाद कि जहाँ से वो कूद गए, जिससे एक बहुत बड़ी खाई बन गई। अब इन कथाओं के मिथकों को हमें खोलना पड़ेगा। इसमें कोई और अर्थ हैं जो भौगोलिक अर्थ हो सकते हैं, जो किस तरह से वो खाई बनी। और वो आज उसमें करीब 23 गांव बसे हुए हैं। आज भी भारिया लोग वहाँ खेती करते हैं और संसार से बहुत दूर रहते हैं, पैदल ही चलते हैं, वहाँ कोई साधन नहीं। वहाँ दूधी नदी है और उसको पानी जो है नर्मदा में मिलता है बाद में आगे जाके धारा। तो इस तरह से भारिया एक अगरिया जनजाति के बारे में मैं बहुत अंत में अपनी बात को यहाँ समाप्त करके ये बताना चाहूँगा कि एक जनजाति अगरिया जनजाति है जिन्होंने संसार में सबसे पहले लौह अयस्क को खोजा। पत्थर में लोहा है, इसकी पहचान सबसे पहले उन्होंने की। और ये पहचान ही नहीं की बल्कि वो लौह अयस्क को पिघला करके उसमें से लोहा भी निकालने की तकनीक भी ईजाद की, आविष्कार किया। ये संसार की पहली जनजाति है जिन्होंने लोहा खोजा। और उनकी मिथ कथाओं में आता है कि जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी डगमगा रही थी, तब भगवान ने कहा कि इसको
स्थिर करने के लिए क्या किया जाए, नहीं तो यहाँ मनुष्य कैसे रहेगा, ये तो हिलती रहेगी। तब सबसे पहले भगवान एक अपनी हिकमत भिड़ाते हैं। वो बांस की 4 नेर बना करके कीले बना, नेर को कीले कहते हैं, 4 कीले बना करके उन्हें बांस की वहाँ गाड़ने की कोशिश की, लेकिन तब भी धरती का हिलना बंद नहीं हुआ। और वो थोड़े दिनों बाद जो है बांस की नेर जो है टूट गई। तब वो विचार आया कि क्या करना चाहिए, तो बोले लोहे की कीलें लगानी चाहिए। तो उसके लिए एक व्यक्ति को पैदा किया, वो जो अगरिया कहलाए, पृथ्वी को, और उससे कहा गया कि तुम इस लोहे से 4 कीलें बनाओ। तब अगरिया ने 4 कीलें विधाता को दी, इस भगवान को दी, और उन्होंने 4 कीले 4 दिशाओं में उन कीलों को गाड़ करके पृथ्वी को स्थिर किया। ये पहली कथा जनजाति। तो मैं कहता हूँ कि इन कथाओं, ऐसी कई कथाएं हैं, ऐसी कई पुरा कथाएं हैं जो आदिम पुरा कथाएं मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पौराणिक कथाओं की बात नहीं कह रहा, पौराणिक कथाएं तो बाद में विकसित की गई, लेकिन जो आदिम पुरा कथाएं हैं उनके बीज हमारी पुरा कथाओं में, हमारी पौराणिक कथाओं के बीज कहीं न कहीं मिल जाते हैं। इसके इतने खुलेपन से हमको अध्ययन करना पड़ेगा। और मेरा ये क्रम है, हमेशा रहा है कि पहले जनजातियों ने कोई बात सोची, फिर उसके बाद में लोक समाज में आई, लोक में आई, और उसके बाद में वो शास्त्र के रूप में बनी। ये एक क्रम किसी भी ज्ञान परंपरा के बीजों का, विकसित बीजों का हो सकता है। यह विकास किस तरह से ज्ञान का होता है, वो ज्ञान कहीं न कहीं चिन्ह आज भी हमें आदिम जनजातियों की पुरा कथाओं में वो बीज मिल जाते हैं जहाँ से पुराण लिखे गए। पुराणों का मूल जो है वो जनजाति पुरा कथाओं में कहीं न कहीं वो व्यक्त होता है। एक कथा से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भीलों की एक कथा है। एक बार जब पृथ्वी बनी, वो पृथ्वी को कलु कहते, जब कलु बन गई, पृथ्वी को बना दिया पार्वती, शिव ने, महादेव ने, तो बहुत दिन हो गए, समाधि में चले गए। पार्वती ने कहा कि तुमने जो कलु को बनाया है, तुम्हारी कलु बहन वहाँ पर क्या कर रही है, उसकी ज़रा सूझ तो लो, आपने तो बना के 1000 साल की समाधि ले ली। तब उनको ध्यान आता है कि अरे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो वो एक व्यक्ति को बुलाते हैं जिसका नाम सांवला सुतार था, और उससे कहा कि तुम देखो पृथ्वी पर कोई एक पेड़ होगा, उसको काट के लाओ, मैं उसके वाद्य बनाना चाहता हूँ। तो वो सांवला सुतार पूरी पृथ्वी पर घूमता है और हार थक के एक जगह सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने एक पेड़ दिखाई देता है, और वो पेड़ पृथ्वी से लगा के आसमान तक इतना ऊंचा था। तो जैसे ही नींद खुलती है उसको आश्चर्य होता है कि अरे मैं तो उसी पेड़ के नीचे सो गया, ये तो चमत्कार है, यही पेड़ होना चाहिए। शिव ने, महादेव ने मुझे बताया कि यही पेड़ होगा। तो वो पेड़ को वो अपनी पगड़ी बांधता है, उसकी पूजा करता है। आज भी जनजातियों में पेड़ काटते समय सबसे पहले उसकी पूजा करते हैं, कुल्हाड़ी चलाने के पहले उसकी पूजा करते हैं। उसने भी, सांवला सुतार ने भी यही किया कि वो सबसे पहले तो उसने पूजा की पेड़ की, और अपनी पगड़ी उतार करके उसकी फुनगी पर अपनी पगड़ी बांधी। और पगड़ी पर इसलिए फुनगी पर पगड़ी इसलिए बांधी कि वो उसमें जो संगीत था वो चला न जाए, इसलिए बड़े सम्मान के साथ उनको पगड़ी बांध, और उसको फिर वो काटता है और वही टुकड़े लकड़ी के ले जा कर के महादेव को देता है। और महादेव को देने के बाद में वो महादेव उससे वाद्य बनाते हैं और फिर वो मनुष्यों को देते हैं और मनुष्य को पृथ्वी पर भेजते हैं। तब से कहते हैं कि संसार में आवाज़ और संगीत पैदा हो। ये भीली कथा है। अब यहाँ पर हमारे को इस मिथक को खोलते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सांवला सुतार की परिकल्पना है वो क्या है, बाद में पुराण में उसको क्या कहा गया। मित्रों, वही सांवला सुतार जो है भीलों का, वही सांवला सुतार आगे जाके पुराण कथा में विश्वकर्मा हो जाता है, जिसने सृष्टि की रचना की, सृष्टि के इंजीनियर थे। ये अब ये सूत्र है, एक कथा मैंने बताई, ऐसे हजारों कथाओं में कुछ बातें हमको मिलती है, भीलों की मिलती है,
बैगाओं की मिलती है, गोंडों में मिलती है, उनको खोलने की ज़रूरत है, उनका संबंध, अंतर संबंध बताने की ज़रूरत है। तो मैं आज जो है इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे 10 एपिसोड जो आपने सुने, समझे, और उसमें कुछ मैंने थोड़ा सा भी इजाफा किया हो आपके ज्ञान का, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि आप मेरे साथ हैं और मेरे साथ खड़े हैं। मेरे 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 अध्ययन को आपने सराहा है और समय समय पर मुझे सुना है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबको। पुनः कभी किसी और लोक संस्कृति की बातें भी करेंगे हम। लोक संस्कृति हमारे आख्यानों पर और पुराण कथाओं पर बात करेंगे, पुराण आख्यानों पर बात करेंगे, हमारी कलाओं पे बात करेंगे। जो हमारी कलाएं हैं उसमें भी क्या, कैसे उनका विकास हुआ और वो कैसे पृथ्वी पर आए, इस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने सब मित्रों को जिन्होंने मुझे सुना, और जो मुझे ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे नहीं जानते लेकिन फिर भी वो मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे। मैं उनके प्रति भी बहुत कृतज्ञ हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी कुछ इन बातों से कभी जनजातियों के बारे में कुछ सोचना, समझना, लिखना हो तो वो इन बातों का ध्यान रखें। मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ, बहुत बहुत आभार मानता हूँ। धन्यवाद।